हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है तारक काय, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रोसोम। तो तारक काय या सेंट्रोसोम की यदि खोज की बात की जाए, खोज और नामकरण इसका जो किया गया था वो किया गया था टी बोवेरी के द्वारा। तारक काय की खोज किसके द्वारा की गई? टी बोवेरी के द्वारा। और नामकरण भी किसके द्वारा किया गया? टी बोवेरी के द्वारा। यदि इसकी उपस्थिति देखी जाए कि ये कहां कहां पर पाया जाता है, तो प्रमुख रूप से जो तारक काय है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय प्रमुख रूप से जंतु कोशिका का एक कोशिकांग है। पादप कोशिका में ये केवल कुछ शैवालों और कुछ कवकों को छोड़कर अनुपस्थित होता है। यानी हम कह सकते हैं पादप सेल में एब्सेंट होगा, लेकिन केवल कुछ शैवाल व कुछ कवकों को छोड़कर। यानी पादप कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति आमतौर पर नहीं पाई जाती है। ये प्रमुख कोशिकांग जो है वो केवल किसका है? जंतु कोशिका का प्रमुख कोशिकांग है। यदि हम इसकी संरचना की चर्चा करें, यदि हम देखें इसकी संरचना, तो इसकी संरचना हमें बैलगाड़ी के एक पहिए की भांति दिखाई देती है। ये इसका परिधीय तरल पदार्थ हो गया, परिधीय तरल भाग हो गया, परिधि होगी इसकी, तरल पदार्थ पाया जाता है परिधि में। और यदि इसके परिधि की ओर देखें तो हमें इस प्रकार तीन तीन के त्रिक के रूप में कुल 9 तंतु पाए जाते हैं। तीन तीन के त्रिक में कुल 9 तंतु इस प्रकार के तिरछे रूप में विद्यमान रहते हैं परिधीय क्षेत्र पर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसके परिधीय क्षेत्र पर कितने तंतु पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस प्रकार से बना देंगे 9। प्रत्येक परिधीय तंतु आपको दिखाई दे रहा है कि 3 उप तंतुओं से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक उपतंतु का अंतिम उपतंतु दूसरे के प्रथम उपतंतु से जुड़ा हुआ माना जाता है। नीचे वाले को मानेंगे प्रथम, ऊपर वाले को मानेंगे अंतिम। इस प्रकार से एक का प्रथम दूसरे के अंतिम से जुड़ा रहता है। और इस प्रकार एक दूसरे के जुड़ने के पश्चात प्रत्येक परिधीय तंतु जो है वो केंद्रीय तंतु के साथ एक छड़ के द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक तंतु का प्रथम उपतंतु कौन सा? प्रत्येक परिधीय तंतु का प्रथम उपतंतु केंद्रीय छड़ के साथ जुड़ा रहता है, केवल एक छड़नुमा संरचना के द्वारा। और इस प्रकार जुड़ने से इनकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है बैलगाड़ी के पहिए के समान। बैलगाड़ी के पहिए के समान, जिसको हम कह सकते हैं कार्ट व्हील। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि तारक काय की संरचना किस प्रकार की है, तो हम कहेंगे बैलगाड़ी के पहिए के समान, यानी कार्ट व्हील के समान तारक काय की स्ट्रक्चर होती है। इसके स्ट्रक्चर में हमें 9 परिधीय तंतु और एक केंद्रीय हब दिखाई देता है। और प्रत्येक परिधीय तंतु का प्रथम उपतंतु एक छड़ाकार संरचना के द्वारा केंद्रीय हब से जुड़ा रहता है। तो कितनी छड़ें मिलेंगी इसमें? 9 छड़ें। 9 छड़ विद्यमान होंगी। ये छड़ क्या काम करती हैं? परिधीय तंतु के प्रथम उपतंतु को केंद्रीय हब के साथ जोड़ने का काम करती है। परिधीय तंतु के प्रथम उपतंतु को केंद्रीय हब के साथ कौन जोड़ती है? ये छड़ें जोड़ती हैं। कितने परिधीय तंतु मिलते हैं? 9 परिधीय तंतु। ध्यान रखेंगे, कितने परिधीय तंतु मिलते हैं? 9 परिधीय तंतु मिलते हैं।
ये तो होगी तारकाय की स्ट्रक्चर। और अब हम देखने जा रहे हैं इस एक प्रीदीय तंतु की संरचना किस प्रकार की होती है। एक प्रीदीय तंतु जो है वो कितने उपतंतुओं का बना हुआ है? 3 उपतंतुओं का बना हुआ है। 1 2 3 कितने उपतंतु मिलते हैं इसमें? 3 उपतंतु मिलते हैं। यदि हम इस एक उपतंतु को देखें कि इस तंतु का की स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, कैसे है, तो इसमें इसका निर्माण होता है ट्यूबिलिन प्रोटीन, एक मिनट, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्लस कुछ मात्रा में वसा के द्वारा ये बनी रहती है। और कितनी प्रीदीय नलिकाएं बनेंगी इसके अंदर? 13। यानी एक उपतंतु को यदि देखा जाए तो इसमें इस प्रकार से 13 सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई देती हैं। कितनी सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई देती हैं? 13 सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई देंगी। दोबारा देख लो, एक प्रीदीय तंतु का निर्माण कितने उपतंतुओं से हुआ है? 3 उपतंतुओं से हुआ है। प्रत्येक उपतंतु में क्या पाया जाता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और वसा इसमें पाई जाती है। और इस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से कितनी सूक्ष्म नलिकाएं बनती हैं? 13 सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं कितनी बनेंगी? है 13। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रीदीय तंतु के एक उपतंतु में कितनी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे 13 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये बनी हुई किसकी होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन और वसा की ये बनी हुई होती है। अब यदि तारकाय में देखा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक तारकाय में 2 गहरे बिंदु, 2 सघन बिंदु दिखाई देते हैं। 2 सघन बिंदु दिखाई देते हैं। कितने? 2। और उन सघन बिंदुओं को क्या कहा जाता है? तारक केंद्र कहा जाता है। यानी एक तारकाय में कितने तारक केंद्र होंगे? 2 तारक केंद्र होंगे। एक तारकाय में कितने तारक केंद्र होंगे? 2 तारक केंद्र होंगे। ये ध्यान रखिएगा। तारकाय को कहते हैं सेंट्रोसोम और तारक केंद्र को अंग्रेजी में कहेंगे सेंट्रियोल। यानी एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। अब यदि तारकाय के कार्यों की चर्चा की जाए, तारकाय के कार्य देखें तो कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु का निर्माण करना। तर्कु तंतु का निर्माण करना। आप देखोगे कि ये मान लो कोशिका है। जब कोशिका विभाजन होता है तो एक तारक केंद्र ऊपर चला जाता है, एक तारक केंद्र नीचे आ जाता है। 2 तारक केंद्र थे, एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। अब इनसे बनेंगी इस प्रकार से तारक किरणें, और ये तारक किरणें ही कोशिका विभाजन में मदद करती हैं। तो इन तारक किरणों या तारक तंतुओं का निर्माण किसने किया है? तारकाय के तारक केंद्र ने। तो तारक किरणें किससे निकली? तारक केंद्र से निकली है। या तारक किरणों को आप क्या कह सकते हो? तारक तंतु भी कह सकते हो। तारक तंतु कह दो या तारक किरणें कह दो, बात एक ही है। और ये बनती किससे है? तारक केंद्र से बनती है, सेंट्रियोल से ये बनती है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो पहला काम हो गया कोशिका विभाजन में तर्कु तंतुओं का निर्माण करना, या आप कह दो कोशिका विभाजन में ये मदद करती हैं। इसके अलावा कुछ कोशिकाओं में कशाभिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से, और इन कशाभिकाओं का निर्माण होता है इनके आधारीय बिंदु से। कशाभिकाओं का निर्माण होता है आधारीय बिंदु से, और इस आधारीय बिंदु का निर्माण किससे होगा? तारकाय से। तो कशाभिकाओं के आधारीय बिंदु का निर्माण किससे होता है? तारकाय से होता है। ध्यान रखिएगा। तो दूसरा कार्य क्या हो गया? कशाभिकाओं के आधारीय बिंदु का निर्माण करना।
आधारीय बिंदु का निर्माण करना, एक काम, ये इसका दूसरा काम। तीसरा जो इसका काम यदि देखा जाए तो वो काम है इसका शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना। ये शुक्राणु है मान लो, तो शुक्राणु की जो ये पूंछ बनती है, तो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन करता है? तारक काय करता है। तारक काय की सहायता से होता है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। तो तीन इसके प्रमुख काम है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। पहला इसका काम कौन सा है तीनों कामों में से? तंतु का निर्माण, दूसरा है कशाभिकाओं के आधारीय बिंदु का निर्माण, और तीसरा है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। तो ये था तारक काय। ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। धन्यवाद।